हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई है पटना हाई कोर्ट की तरफ से और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये खबर है कि बहुत सारी वैकेंसीज आई है हम लोगों के लिए। तो मतलब टोटल हमारे पास 80 वैकेंसीज आई है। 80 का मतलब हमारे पास अभी तक जितनी जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें से तो ये नंबर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि वैकेंसी क्या है। तो ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की ये वैकेंसी है फॉर SUVAS सेल्फ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से आई है और ये जो कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है और इसका जो अपना डेट स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही, ये आप डेट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 31st अपना जो चालू हो गया है मई से, 31st मई से हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन का डेट शुरू हो चुका है और 30 जून तक ये होने वाला है। 30 जून तक हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट है हमारा 2 तारीख तक, 2/7 2 जुलाई तक। ठीक है, 30 जून को हमारा लास्ट टाइम खत्म हो जाएगा अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का। 31st से मानो कल से ही ये स्टार्ट हो चुका है डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का और 2 तारीख तक आप इसका फी का पेमेंट कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बाद में बता दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको आप याद कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि ये कैसी वैकेंसी है, पर आप सभी मेरी बात मानिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आप लोग के लिए आई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि ग्रुप बी की ये पोस्ट है। लेवल 7 के आपको पे स्केल इसमें मिलेगा, 7 पे कमीशन के द्वारा मिलेगा और लेवल 7 पे आपको इसका पे स्केल रहेगा। ग्रुप बी का पोस्ट एक बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है और काफी सारी वैकेंसीज इसमें आई है। तो 20 वेकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर है और 60 है आपके ग्रुप बी का पोस्ट ओनली ट्रांसलेटर का। ठीक है, तो टोटल मिला के ये जो वैकेंसीज हो जाती हैं वो 80 वैकेंसीज हो जाती हैं और इसके जो रिजर्वेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कि किसकी जो इंटरेस्टिंग की मैं बात करी थी वो क्या चीज इंटरेस्टिंग है। तो आपके लिए अनरिजर्व में इसमें 26 पोजीशंस आई हैं और 9 इसमें फीमेल के लिए, हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए इसमें रिजर्व्ड हैं। तो विमेन्स के लिए तो ये बहुत, मतलब विमेन के लिए तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसे ग्रैब कीजिए, जो जितनी भी सारी फीमेल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस चैनल में, और काफी अच्छी आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो पोजीशन है वो 6 पोस्ट है और एक उसमें से फीमेल के लिए रिजर्व है। SC के लिए 9 है, 3 उसमें से फीमेल के लिए रिजर्व है। ST के लिए 1 है और फीमेल के लिए, ST के लिए यहाँ रिजर्व नहीं है कोई भी। पर EBC जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए 11 पोजीशंस है और फीमेल्स के लिए 4 है। BC जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए 7 है, उनमें फीमेल के लिए 2 है। टोटल मिला के हमारे पास ये 60 पोजीशंस की यहाँ पे पोस्ट निकली है और उसमें से जो टोटल 19 है वो हमारे पास फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व पोस्ट है। अब हम अगर बात करें ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की, जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे कुल मिला के 80 आपके पास पोजीशन है अप्लाई करने के लिए। तो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की बात करें तो अनरिजर्व यहाँ पर है 8, जिसमें से 3 आपके वुमेन के लिए रिजर्व्ड है और EWS में आपके लिए 2 है। आपका SC के लिए 3 है जिसमें से एक आपके फीमेल के लिए रिजर्व है। ST के लिए 1 है। EBC के लिए आपके पास 4 है जिसमें से एक आपका फीमेल के लिए रिजर्व है। BC के लिए 2 है जिसमें से एक फिर से फीमेल के लिए रिजर्व है। कुल मिला के पोस्ट हो जाती है आपकी 20, जिसमें से आपकी 6 यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। तो फीमेल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। 19 तो देखिए आपकी यहाँ पर ही रिजर्व है और 6 आपकी यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, और मेल के लिए भी काफी, दोनों पक्षों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। आउट ऑफ 60 टोटल पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड 20 पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर रिस्पेक्टिवली, 2 and 1 post shall be horizontally reserved for orthopedically handicapped locomotor disabled candidates in their respective category। तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो डेट्स है वो तो हमें पता ही चल चुकी है। आप कहाँ फॉर्म भरेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.patnahighcourt.government.in ओनली। फाइन। उसके बाद आपकी जो डेट्स है वो 31/5/2024 से लेकर 30/6/2024 के, ये जो आपका टाइमिंग गिवन है इस तक आप उसका लिंक डिसेबल हो जाएगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म भरना ही भरना है। और आप क्या करेंगे, आप अगर
एक कैंडिडेट जो है वो एक ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा। अगर वो 2 एप्लीकेशन सबमिट कर देता है तो उसकी जो लास्ट करेक्ट एप्लीकेशन है वो ही मान्य होगी, उसी को ये लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी वाला है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। कैरेक्टर आप देख लीजिएगा, मैरिटल स्टेटस आप देख लीजिएगा, फिजिकल फिटनेस आप देख लीजिएगा। एज लिमिट की हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अ कैंडिडेट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर must not be below 18 years of age as on the 1st January 2024, that is candidate must not be born later than 1/1/2006। अगर आप 1/1/2006 के बाद पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब प्रॉपर अगर हम देखें तो अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम एज है वो आप 37 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आप बोर्न नॉट अर्लियर देन, आप 2/1/1987 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 37 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस, इसमें फीमेल के लिए और भी अच्छी बात है, फीमेल्स जो है वो 40 साल तक की जो फीमेल्स है वो इसका फॉर्म भर सकती है। 40 ईयर्स आपके लिए काफी, फीमेल के लिए काफी अच्छी ये जॉब वैकेंसी आई है। पीसीईबीसी के लिए 40 इयर्स, एससी एसटी के लिए 42 इयर्स और ओएच लोकोमोटर डिसेबल्ड अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी के लिए 47 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। फर्दर अपर एज लिमिट फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शेल बी रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स। अब ये आप एज रिलैक्सेशन के जो क्राइटेरिया आप पॉज कर करके देख लीजिएगा। मैं आपको और चीजें बताती हूँ जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए जानना कि हम इसके लिए एलिजिबल भी है एजुकेशनली या नहीं है। तो द एप्लीकेंट मस्ट possess following essential qualification eligibility conditions for the post of translators on 1st January 2024 तक आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए तब तक? ग्रेजुएशन विद, आपको इंग्लिश चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको इंग्लिश होना चाहिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, इसको आप टिक कर लेंगे अगर आपके पास है तो। नॉलेज ऑफ हिंदी आपको होना चाहिए क्योंकि आपको बनना ही ट्रांसलेटर है। थर्ड बात है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स, आपको इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास 6 महीने का, एटलीस्ट 1 साल का है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें कुछ प्रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। प्रेफरेंसेस किनको दिए गए हैं? या तो जिनके पास एक लॉ डिग्री है उनको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर उनको भी दिया जाएगा जिनको नॉलेज है उर्दू की, मैथिली की, संथाली की, ये लैंग्वेजेस हैं। और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये पटना बिहार में काफी पॉपुलर लैंग्वेजेस है। तो मैथिली अगर आपको आती है, उर्दू या संथाली अगर आती है तो आपको प्रेफरेंस इस जॉब के लिए दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये है, अ कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स और हु हैज ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट corps shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment to the establishment at the time of interview। अगर आप में से इन सब में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको इंटरव्यू के टाइम भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशंस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। परसेंट ऑफ रिजर्वेशंस भी यहाँ पर गिवन है। एससी को यहाँ पे 16% का रिजर्वेशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो एसटी होते हैं उनको 1%, ईबीसी को यहाँ पे 18% है, बीसी को यहाँ पे 12% है, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे क्या है 10% का रिजर्वेशन है। और कुछ रिजर्वेशन आपके ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का है और विमेन का है। तो विमेन कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजर्वेशन काफी अच्छा है, 35% का। लोकोमोटर के लिए आपके पास 4% का है। अब हम समझ गए होंगे, पर अब हम बोलेंगे कि अगर फीमेल का इतना रिजर्वेशन है और फीमेल इतना पोस्ट को क्लियर नहीं कर पाती, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाती, तो क्या होगा? अगर फीमेल्स कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो जो सीट्स है वो मेल कैंडिडेट्स को चली जाएंगी। इसमें देखिए बोल्ड करके लिखा हुआ है, द पोस्ट रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट्स अंडर हॉरिजॉन्टल reservation category shall be filled up by male candidates of respective category, उसी respective category की, if women candidates do not obtain the minimum cutoff marks fixed for them by the high court or the number of women candidates is insufficient। अगर insufficient हुई या फिर कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाई तो वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएंगी?
मेल के पास चली जाएंगी। ठीक है, आगे जो भी चीजें हैं वो आप सारी पढ़ते रहिएगा, मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूंगी। पॉज कर करके आप लोग पढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको आगे की तरफ लेके चलती हूँ। आगे हम लोग देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या होगा आपका, एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट आपको देना है। दूसरा होगा आपका, जिसके लिए आपको मांगा है कंप्यूटर का नॉलेज, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी और हिंदी में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो आपको ये 3 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या होंगे, आपको रिटन टेस्ट में 40% लाना है, और कंप्यूटर जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा टाइपिंग का, और उसमें एक्सेल वेक्सेल भी आपको पूछा जाएगा, उसमें भी आपको 40% लाना है। 30% मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाई कर लोगे और कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी हम लोग देख लेंगे। एग्जामिनेशन फी हम लोग देख लेते हैं। तो कैटेगरीज के लिए जो अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए यहाँ पे 1100 अमाउंट रखा गया है, और एसटी, एससी, ओएच कैंडिडेट्स के लिए आपको 550 का अमाउंट यहाँ पर रखा गया है, 550 रुपए सेकेंड वालों के लिए, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी के लिए 1100 रुपए। ठीक है, 1100, 1100 और 550। ठीक है, और पेमेंट ऑनलाइन के मोड के थ्रू ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का क्या होगा, इसमें डिटेल्स अबाउट द सिटीज इन विच एग्जामिनेशन सेंटर्स आर टू बी एलोकेटेड होगा। पटना, आपका हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, या तो आपका पटना में आ सकता है, या आपका हाजीपुर में आ सकता है, आपका मुजफ्फरपुर में आ सकता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक सिटी में जाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। फाइन, और जॉब भी आपका मोस्टली इसी में लगेगा ना। A candidate has to be give option for 3 cities in the order of preference. No request of change in examination cities, ये आपको नहीं दिया जाएगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इन तीनों में से आपको किसी एक में जाना है। आगे हम चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट की तरफ आते हैं। तो आप ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स। मैं इतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ। आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मैं तो चाहती हूँ आप सब ये फॉर्म भरे और मेरे को आके बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, मैं अपने बारे में भी आपको जानकारी दूंगी, जो आप पूछते रहते हैं मैम आपने क्या किया है, वो सब मैं जानकारी दूंगी, बट अभी नहीं, अभी उस चीज का सही वक्त मुझे लग नहीं रहा है। पर देखते हैं, धीरे धीरे सब आएगा यूट्यूब चैनल पे। पहले आपको ये जॉब्स की वैकेंसी की जानकारी दे दूं, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो अभी आप लोग इन चीजों को पढ़ते रहिएगा, और मेरे को आपसे आज एक और बात करनी है, वो हम बात करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस इसके आ गए हैं यहाँ पे। आप ये जो बोल्ड बोल्ड में है ना, ये भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आप तो फॉर्म भरिए यार, आप टेंशन मत कीजिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इतनी अच्छी ये वैकेंसी आई है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप लोग फॉर्म भरिए ही भरिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। आप फॉर्म भर दीजिएगा, उसमें वही बात लिखिए कि लिंक फेलियर से पहले आप फॉर्म भर ही दीजिएगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, वो भी इसी नोटिफिकेशन में नीचे है। आप उन सारी चीजों को आप नोट कर ले पॉज कर करके। ठीक है, तो अभी इसका सिलेबस की हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फाइन, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ, ताकि आप लोग पढ़ सके। आगे हम लोग अभी चलेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको ये वेबसाइट भी गिवन है, आप इस पे फॉर्म भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन के बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फाइन, तो सिलेबस क्या है, द ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर रिक्रूटमेंट 2024 शेल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। वो तीनों स्टेजेस मैंने आपको पहले बताई दी थी, एक रिटन टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू टेस्ट होगा। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए सेम ही चीजें हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेल बी कॉमन फॉर बोथ द अबव सेट पोस्ट, क्योंकि दोनों जो है आपके ग्रुप बी का ही पोस्ट है, वो इसमें छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपका पहले स्टेज 1 जो होगा, वो होगा जनरल इंग्लिश, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा।
ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको जनरल इंग्लिश का 30 मार्क्स का आपका होगा, और जनरल हिंदी जो है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 30 नंबर का वो भी होगा। जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप, अब ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लीगल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। टोटल आपका ये पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का। और इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका 32 है। इसका ड्यूरेशन है आपका 45 मिनट्स। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका टोटल है, जिसमें से आपको 32 लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। आप क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए ये लोग बोलेंगे। तो इसमें 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट में ही एक और चीज होगी, नेक्स्ट 15 मिनट्स आपको इस जो पूरा इसका आर है, पूरा जो एग्जामिनेशन का टाइमलाइन है, इसमें आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी ओएमआर शीट आपसे कलेक्ट की जाएगी और आपको आपकी ट्रांसलेशन की शीट्स दी जाएगी। ट्रांसलेशन की जो बात है उसके अंदर ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका 60 मार्क्स का वो पेपर होगा। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ेगा, जिसके अंदर भी आपका 60 का वो होगा। और टोटल आपका 120 का होगा, जिसमें आपका ग्रैंड टोटल बनता है 200 में से 80 मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। और 120 में से आपको लाने हैं 48 मार्क्स। ठीक है, ये 48 आपको ट्रांसलेशन क्वालिफाई करने को चाहिए। ये होगा आपका पूरा 2 घंटे का। तो 2 घंटे का आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट और 45 मिनट्स का आपका ये रिटर्न टेस्ट। टोटल हो गया आपका 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे में से ये बफर टाइम आप निकाल दीजिए, जिसमें आपको शीट्स बट रहे हैं या जो भी हो रहे हैं। टोटल आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल आपके मार्क्स है 200, उसमें से आपको 80 लेके आने हैं। देखिए कितना, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। जो तैयारी करेंगे वो जरूर क्लियर कर लेंगे। और फिर आपका सेकंड स्टेज पे आएंगे, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके अंदर क्या होगा कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ, आपको मिनिमम स्पीड मांगी गई है 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको टाइपिंग करना है। हिंदी में आपको टाइपिंग करना है, 20 वर्ड पर मिनट पे आपको टाइपिंग करना है। ये टाइपिंग टेस्ट का जो मार्क्स है वो 5 नंबर का होगा। इसमें कोई मतलब 5 में से आपको इसमें क्लेरिफाई में कितना हो जाएगा वो यहाँ पर गिवन नहीं है, पर 5 नंबर का आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर आपका होगा एमएस वर्ड का वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, वो आपका 10 नंबर का होगा। टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स ऑफ ऑन एमएस एक्सेल, ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपका 10 नंबर का होगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपका टेस्ट होगा, वो आपका 5 नंबर का होगा। टोटल जो आपका सीपीटी होगा इसका वो 30 नंबर का होगा। और उसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आपके 12 होंगे। ये टोटल मिला के आपको 30 नंबर में से 12 लेके आने। ठीक है, इसका सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं निकल रहा है किसी भी चीज में। तो आपको 30 में से 12 लेके आना है। ये आपका 1.5 घंटे का होगा, फाइन। पर आपको ये 20 वर्ड्स पर मिनट तो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये जो 5 नंबर का है ना, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे 10 वर्ड पर मिनट है, तो ये नहीं क्लियर करेंगे। आपको सीपीटी अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप यहीं पे फेल हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपको 10-10 नंबर में से भी कुछ लाने पड़ेंगे। 30 नंबर है, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 12। फिर आपका थर्ड जो आपका स्टेज होता है वो आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको क्या करना है, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू आपका। हाँ, तो अब मैं जो प्रेफरेंस की बात करी थी ना कि आपको उर्दू मैथिली और ये सब आनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे होगा 5 नंबर का टेस्ट। जिनको भी आती है, जिनको नहीं आती है उनके लिए तो ये टेस्ट है ही नहीं, पर जिनको आती है उनका होगा। ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेजेस आपका 5 नंबर का ये टेस्ट लिया जाएगा। और आपका इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 6 मार्क्स। तो टोटल आपका 25 नंबर का हो गया, जिसमें से आपको 6 लाने हैं। ये 1.5 घंटे का आपका होगा। आगे हम चलते हैं। अब रिटन टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज बुलाए जाएंगे, विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम दोज हु हैव गॉट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉर अपीयरिंग एट द नेक्स्ट स्टेज। जो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्लियर कर लेंगे तो आपको सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। However, the candidates who have obtained marks equal to the marks obtained by the last shortlisted candidate of their respective categories will also be shortlisted for the next stage, even if the total number of candidates called for CPT exceeds the 5 times criteria। तो आपको बस मिनिमम करना है, आप सभी को सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, फाइन। आगे चलते हैं। सिलेबस, अब आपका जो ट्रांसलेटर और उसका सिलेबस क्या रहेगा वो आपका इसमें डिटेलिंग में दिया हुआ है। तो जनरल इंग्लिश जो आपका एक था, कितने नंबर का था? ठीक है, जितने भी नंबर का था हम एक बार देख लेते हैं। 30 नंबर का था, 30-30 की हिंदी थी। तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश के लिए जो 30 मार्क्स के लिए सिलेबस रहेगा वो रहेगा
grammar, article, tense, active, passive voice, direct, indirect speech, narration, preposition, conjunction, comprehension, vocabulary, spelling test, synonyms, antonyms, one word substitution, sentence completion and structure, कॉमन एरर्स, idioms एंड phrases। अब आप ये कैसे करेंगे, आपको बता ही रखा है मैंने, जैसे जीएचटी वाले में बताया था, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, आप उनसे पढ़िए। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी द क्वेश्चन विल बी डिजाइन, ठीक है। इसमें क्या है, सामान्य हिंदी का आपका जो सिलेबस है ये है, व्याकरण के अंदर आपका शब्द रूपांतरण आएगा, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित, गद्यांश, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी एवं विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकतियां। ये आपका क्या रहेगा, जनरल हिंदी का। आगे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली pertaining to history, culture, geography, polity, economy, general policy and scientific research, current affairs, books and authors, sports, important schemes, important days, people in news, current events of national importance, awareness towards general science, environment applicable in day-to-day life and awareness of knowledge of social importance। ये सारी आपकी चीजें रहेंगी। बिहार स्पेशली pertaining टू इट्स, बिहार की आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे आपके जीके वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जो आपका लॉ भी पूछा था ना जीके वाले सेक्शन में, वो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आपका ये नोट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं या तो पढ़ देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑफ जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, द क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। अब ये तो आपको पता ही है बात, कि आपका हिंदी तो हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा नहीं, इंग्लिश हिंदी में होगा नहीं, और बाकी जो ये जीके का है और लॉ अवेयरनेस का है, ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, ठीक है, बायलिंगुअल होगा इसका पेपर। there shall not be negative marking for incorrect answer in the objective test। अब आप जो बात करते कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। those candidates who fail to obtain minimum qualifying marks in, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, अगर आप उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए, their answer booklet of descriptive test shall not be evaluated। तो आपका जो, अगर आप फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आपका टेस्ट है जिसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जीके पूछा जा रहा है, उसमें ही आप मिनिमम मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं ला पाए, तो आपका क्या है, जो ट्रांसलेशन वाला टेस्ट है वो भी आपका इवेलुएट नहीं किया जाएगा, फिर चाहे से आप कितना ही अच्छा ट्रांसलेट करके आए हो। The descriptive test will target to test candidates' translation skills and their ability to write as well as comprehend the two languages, English and Hindi, correctly, precisely, and effectively. The level of the paper will be consistent with the educational qualification prescribed, that is, आपका जो पेपर का लेवल होगा ट्रांसलेशन का, वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। The test shall include the following। आपका जो ट्रांसलेशन वाला टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन होगा। आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे ट्रांसलेशन के लिए, जो 2 पैसेज होंगे 30 मार्क्स ईच के, और हिंदी टू इंग्लिश के लिए भी आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे जो 30 मार्क्स ईच के होंगे। टोटल मिला के आपका पेपर यहाँ कितने मार्क्स का हो जाता है, 200 नंबर का आपका ये टोटल पेपर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 200 नंबर का ही हो रहा है ना जी, यहाँ पे 200 नंबर का आपका ये टोटल पेपर हो जाएगा। उसमें से आपको 80 मार्क्स ओवरऑल पेपर में आपको नेक्स्ट सीपीटी के लिए क्वालिफाई करने हैं, जो आप इजीली अगर कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो। नेक्स्ट हम लोग सीपीटी पे चलते हैं कि सीपीटी के लिए हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो 3 टाइम कैंडिडेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज आपको बुलाया जाएगा, विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। और ये आप पढ़ लीजिएगा, सीपीटी टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। एमएस वर्ड का आपका एक टेस्ट होगा। द टेस्ट विल बी टारगेटेड टू द टेस्ट बेसिक टाइपिंग स्किल्स इन इंग्लिश ऑफ कैंडिडेट्स एज वेल एज देयर बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड। इसमें आपको आपका थोड़ा बेसिक टाइपिंग स्किल देखा जाएगा और बेसिक नॉलेज ऑफ आपका एमएस वर्ड देखा जाएगा। एमएस एक्सेल का आपका टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएस एक्सेल। कोई टेबल बनाने के लिए बोल देगा कि टेबल बनानी आती है नहीं आती एक्सेल में, शीट बनानी आती है नहीं आती है, आपको टोटल करना आता है या नहीं आता, आपका जो एमएस एक्सेल का बेसिक क्राइटेरिया रहता है वही रहेगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपका रहेगा
इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपका 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट यूसेज। आपको इंटरनेट आप कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं वो देखा जाएगा। बात करें आपके इंटरव्यू की, तो प्रायर टू कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू अ टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन फॉर 5 मार्क्स हैविंग हाफ आवर ड्यूरेशन फॉर द कैंडिडेट्स। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है उर्दू में, मैथिली में, संथाली में, तो आपके लिए आधे घंटे का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको मैथिली उर्दू में ट्रांसलेशन करना होगा। एंड देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर दिस टेस्ट। इस जो भी ये टेस्ट हो रहा है इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे। The marks obtained by the candidate in this preferential test will be added in his her total score। ये आपको प्रेफरेंशियल टेस्ट है। अगर आपके इंटरव्यू में कम मार्क्स रहते हैं और आप ये वाला ट्रांसलेशन अच्छे से कर देते हैं तो आपके वो ऐड हो जाएंगे आपके टोटल स्कोर में, मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो बिहार से हैं उनके लिए तो ये काफी ही अच्छी वैकेंसी है। हाउ टू अप्लाई ये आपको बता दिया था मैंने, उसकी जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई करेंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप ये चीजें पढ़ते रहेगा, ठीक है। वापस से यहाँ पर वो वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, patnahighcourt.government.in, और लिंक है, आपको क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर इसमें आपको क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है वो भी सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं रीड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फोटोग्राफ के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभार हमारा जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो काफी बार रिजेक्ट हो जाता है सिर्फ फोटो और साइन के कारण, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको कैसे अपलोड करना है सारे इंस्ट्रक्शंस इस नोटिफिकेशन में गिवन है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बस इतना ही है। अब आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, आप अपनी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने का उससे पहले अपने फॉर्म्स को फिल कर लीजिएगा। अब मेरे को आपसे कुछ बात करनी है कि मतलब जो बात है वो ऐसी है कि आप मैं इतने दिन से वीडियोस बना रही हूँ और आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, और स्पेशली आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, अपना प्यार बरकरार करते रहिए। हम लोग काफी एक अच्छे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, आप लोग भी मुझे जानेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया है आप सभी से, और उसी के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मैं कुछ भी चीज आपको देती हूँ तो मैं अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा देती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए इस चीज में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।